सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए आज़ादी का यह पर्व बहुत ही खुशियों से बीते और हमारे देश की ये आज़ादी सदा अमर बनी रहे, इसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारा टाइटल, हमारे इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, हमारा कंटेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त के दिन हम आप सभी के लिए एक बहुत ही खास कंटेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसका कंटेंट है आज़ादी। क्योंकि हम आज के दिन आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो हमारे लिए इसके बारे में बातें करना, इसके बारे में अधिक से अधिक जानना हमारी खुशियों को और अधिक बढ़ा सकता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ, अपने बातचीत की तरफ या अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। हमारा कंटेंट जिसका शीर्षक है आज़ादी। फ्रेंड्स, आज़ादी क्या है? अगर आज़ादी का हम अर्थ निकालें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो आज़ादी का सीधा सा मतलब होता है बंधनों का ना होना। आज़ादी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बंधनों का ना होना। अर्थात हमारे या आपके ऊपर किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण ना होना, हम पूरी तरह आज़ाद। लेकिन क्या फ्रेंड्स ये सही है? जी नहीं, बल्कि यह आज़ादी का एक नकारात्मक स्वरूप हो जाएगा यदि हम इसका यह अर्थ लगाते हैं। तो बंधनों का ना होना ही आज़ादी नहीं है। जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार बंधनों का ना होना आज़ादी भी नहीं कहा जा सकता। आज़ादी तो फ्रेंड्स एक ऐसा खास अवसर है हमारे लिए जो हमारे विकास, हमारी योग्यताओं के लिए जरूरी होता है। आज़ादी के संबंध में यदि सीधे सीधे यह परिभाषा कह दी जाए कि कोई भी नियंत्रण हमारे ऊपर ना हो तो हम आज़ाद हैं, तो यह एक अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न करने के समान होगा। आज़ादी जरूरी है, लेकिन कुछ बंधनों, कुछ प्रतिबंधों के साथ। आज़ादी की अलग अलग परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार, अलग अलग विचारकों ने अपने अनुसार दी, लेकिन सबका मत अलग अलग है। और यदि हम सबको संयुक्त रूप से माने, सबका संयुक्त रूप में भाव समझें, तो सभी का कहना यही है कि सकारात्मक बंधनों के होते हुए आवश्यक स्वतंत्रता ही आज़ादी है, और यही हमारे विकास के लिए जरूरी भी होगा फ्रेंड्स। अन्यथा अराजकता जैसी स्थिति होगी और वह नकारात्मक व्यवस्था को उत्पन्न करेगी। तो ये है आज़ादी। आज हम सभी आज़ादी के बारे में ही बात करेंगे, क्या, कैसे और हमारे देश को आज़ादी मिली कैसे। फ्रेंड्स, आज हम लोग 15 अगस्त 2021 को
स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। अर्थात भारत को आज़ाद हुए आज 75वां वर्ष है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि भारत की ये आज़ादी किस तरह से मिली? भारत की ये आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली है। कई भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कईयों ने बहुत कठिन संघर्ष किया है, तब जाकर आज हम यह जश्न मनाते हैं। तो आइए जानते हैं हम सभी अपने देश के आज़ादी की कहानी कि किस प्रकार हम आज़ादी के समय तक अर्थात 15 अगस्त 1947 के दिन जब हम या हमारा देश पूरी तरह आज़ाद हुआ, तो इसके पहले की क्या घटनाएं थी, कैसी परिस्थितियां थी, ये सब हम आज बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, यदि अगर हम लोग हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता या संस्कृति को जानते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय में हमारा देश विकसित हो रहा था, तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। क्या कारण था इसका? क्या वहां लोगों के ऊपर कोई बंधन नहीं थे? क्या प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने मन से ही कार्य करता था? नहीं, बंधन थे, परंतु ऐसे बंधन थे जो उनके विकास में सहयोगी हो सके। कुछ रूढ़िवादी बंधन भी थे, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन सकारात्मक बंधनों के कारण ही उस समय का भारतीय समाज तेजी से विकास कर रहा था, क्योंकि वहां सर्वत्र स्वच्छंद स्वतंत्रता थी और हर्षोल्लास था। वे लोग जो भी कार्य करते थे वो खुश थे, जो भी आय का अर्जित करते थे वो उनके लिए ही होता था। तो हम पाते हैं कि उस समय हमारा देश विकास कर रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली, अनेकों ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारत को कमजोर किया। जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी बातचीत कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत पर अनेक विदेशियों ने आक्रमण किए। समय समय पर कई विदेशियों ने भारत को लूटा। इनमें से अगर हम बहुत प्राचीन टाइम से भी बात करें, इतिहास को देखें, तो फिर मुगल, ऐसे अनेकों विदेशी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ लूटा, लूटपाट की और शासन भी किया। लेकिन हम आधुनिक भारत के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं और आज़ादी तक के सफ़र को देखना चाहते हैं। तो आधुनिक समय में भी कई विदेशियों का आक्रमण हुआ, कई विदेशी भारत आए, जिनमें पश्चिमी विदेशी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। सबसे पहला उद्देश्य जब वे यहाँ आए थे तो उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, ना तो यहाँ के लोगों को परेशान करना था, ना यहाँ अपना आधिपत्य जमाना था। लेकिन फिर भी परिस्थिति बदलते गए। उन्होंने जब व्यापार शुरू किया भारत में तो उन्हें लाभ पहुंचा यहाँ के बाजार से, यहाँ के वस्तुओं से, और जैसे जैसे लाभ बढ़ता गया उनकी इच्छाएं भी बढ़ती गई और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अधिक लाभ पाने के लिए उन्होंने अपना क्षेत्र फैलाया। और चूंकि मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है और जो विदेशी भारत व्यापार के उद्देश्य से आए थे उनकी इच्छाएं भी महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ गई और उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमाना भी शुरू कर दिया। बारी बारी से कई देश
आए, उनका आपस में भी संघर्ष हुआ, लेकिन जिसने भारत पर सबसे ज़्यादा अपना प्रभुत्व बनाया वह थे ब्रिटिश। ब्रिटिश भी व्यापार करने ही आए थे। अपनी इच्छाओं, अपने अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए उन्होंने भी अपना क्षेत्र फैलाया और अधिक लाभ कमाने के लिए यहाँ के लोगों पर अपना दबदबा भी बनाया, उन्हें परेशान किया और धीरे धीरे इतना अधिक शोषण करने लगे कि वे उनके मालिक बन बैठे। भारत को कब गुलामी की जंजीरों ने पकड़ लिया, ये भारत या भारतवासी समझ भी नहीं पाए। स्थितियां अच्छी से बदतर होने लगी, लेकिन जो विदेशी थे, अंग्रेज थे, उन्हें केवल अपना लाभ देखना था और उसके लिए वो कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन विषम परिस्थिति, विषम जो पहलू था वो ये था कि अब तक अभी भारतीयों को ये भी नहीं पता था कि हमारा शोषण हो रहा है, और इसी ना जानने के समय रहते रहते और अधिक स्थितियां खराब हो गई और ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद संघर्ष शुरू हुए। यहाँ के ऐसे कई महापुरुष भी हुए उस समय में भी, उस विषम परिस्थिति, उस दौर में भी, जिन्होंने यह जाना, यह समझा कि हमारा शोषण हो रहा है। उन्होंने संघर्ष किया, भारतीयों को जागृत किया और अनेकों सालों की मेहनत, अनेकों सालों की संघर्ष, कई वीर पुरुषों के बलिदान, इन सभी के फलस्वरूप अंततः भारत को आजादी मिली। यदि हम उस समय की स्थितियों को समझना चाहें, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यदि हम यह महसूस कर पाए कि उस दौर में लोग कितनी किल्लत से थे। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे, शोषण की उन्होंने कई नीतियां भी अपना ली, जिनमें फूट डालो, शासन करो और हड़प नीति, ये खास नीतियां थी उनकी, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत पर अपना अधिकार जमाया। अपने मन से अपनी आमदनी भी कर पाना भारतीयों के लिए मुश्किल हो गया था, और जो भी आमदनी करते उससे अपने मन मुताबिक खर्च कर पाना भी उनके हाथ में नहीं था। उन्हें मजबूरन किसी और के मन से, किसी और के नियमों के अनुसार चीजें उपयोग करनी पड़ती थी। तो क्या सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग को वो भी लग रहा होगा कि हम यहाँ ये क्या बात कर रहे हैं, हमारा टाइटल है आज़ादी, लेकिन हम कुछ और ही बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम यहाँ इसलिए उपस्थित नहीं हैं कि हम अंग्रेजों के कुकर्मों का वर्णन कर सकें। बस इन बातों, इन तथ्यों के माध्यम से हम आपको यह महसूस कराना चाहते हैं कि उस परिस्थिति में, उस दौर में कितने परेशान थे लोग, कितनी किल्लत से जी रहे थे, उनकी जो जीवन यापन का समय था वह कितने डर से भरा हुआ था। यदि उनके उस दर्द को, उस डर को हम महसूस कर पाए, उनके मन में आज़ादी की जो महत्व थी वह महसूस कर पाए,
तो आज जो हम आज़ादी का दिवस मना रहे हैं उसकी खुशी हमारे लिए कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। फिर हमने अब तक चाहे जितने भी 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस मनाए हों, उन सभी सालों में हमारा 2021 का यह साल या यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत खास हो जाएगा यदि हम एक पल भी ऐसा महसूस कर पाए कि उस दौर के व्यक्तियों के लिए या उस दौर के भारतीयों के लिए आज़ादी क्या थी। तो फ्रेंड्स, इस बारे में थोड़ा सोचें और महसूस करें, और अब तक का या अंग्रेजों के अधिकार जमाने, भारत को जकड़े हुए गुलामी की जंजीर, इन सब का बात करने का केवल एक ही उद्देश्य था कि हम आज़ादी के जश्न को और अधिक खुशी के साथ मना सकें। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आज़ादी की कहानी, हम लोग इस पर बात करने आए हैं। हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितने कितने वर्षों तक जेलों में कैद रहे। कई महापुरुष ऐसे भी हुए जिनका नाम अभी अज्ञात है, जिन्हें हम नहीं जानते कि उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने भी योगदान दिया, और उन अज्ञात लोगों के लिए भी हमारे मन में श्रद्धा है, हम उनका सम्मान करते हैं। इस आज़ादी का एक बहुत लंबा सफर तय हुआ, कई लोग जुड़े। जैसा कि कहा जाता है ना कि नदी एक उद्गम स्रोत से निकलती है, लेकिन उसकी मंजिल होती है सागर से जाकर मिलना। बीच में उसकी और भी सहायक नदियां मिलती हैं कई तरह से, कई दिशाओं से, लेकिन अंततः वह नदी अपनी मंजिल को पहुंचती है, सागर में मिल जाती है। ठीक ऐसी ही स्थिति थी हमारी आज़ादी की कहानी। हमारी आज़ादी की कहानी कहाँ से शुरू हुई ये हम नहीं कह सकते, किसने शुरू की ये भी पूरी तरह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, शुरू हुआ, आज़ादी का संघर्ष उद्गम हुआ, और वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कई धाराएं मिली, कई वीर महापुरुष मिले, कुछ नरम पंथ, कुछ गरम पंथ, किन्होंने अहिंसात्मक रूप से संघर्ष किया तो किन्होंने हिंसात्मक रूप से, लेकिन सभी ने अपना योगदान दिया, और सभी के योगदानों के फलस्वरूप ही हमारी आज़ादी स्वरूप नदी अपनी मंजिल अर्थात स्वतंत्रता दिवस की मंजिल तक पहुंच पाई। फ्रेंड्स, एक महापुरुष का नाम हम सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने जब अंग्रेज अपना अधिकार भारत पर जमा रहे थे, या यह कहें कि लगभग जमा भी चुके थे, शोषण कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारा शोषण हो रहा है। इन्होंने हमें बताया कि हमारा शोषण अंग्रेज किस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि अभी हमारे इस कंटेंट वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनमें से ज़्यादा प्रतिशत संख्या उनकी है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये नाम और इनके उस खास सिद्धांत का नाम अवश्य जाना होगा। अगर नहीं भी जाना होगा तो हम पढ़ेंगे भी, आगे के वीडियोस में देखेंगे भी। अभी हम जानते हैं कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत।
इन्होंने बताया कि किस तरह से भारत के धन संपदा को अंग्रेज अपने देश ले जाकर स्टोर कर रहे हैं या रख रहे हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया। हम सभी जानते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण नदी है गंगा, और इंग्लैंड में या ब्रिटेन में एक नदी है टेम्स नदी। तो उन्होंने एक उदाहरण ये कहा कि गंगा नदी में स्पंज डुबोकर अंग्रेज अपने देश टेम्स में ले जाकर निचोड़ रहे हैं। तो उनके ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि गंगा नदी के पानी को अपनी नदी में ले जाकर कर रहे हैं। उनके कहने का अर्थ था कि यहाँ के धनों को ले जाकर, जो हमें पता भी नहीं चल रहा, वो अपने देश रख रहे हैं। इन्होंने कहा, या इनके अनुसार ही, कि भारतीय जो लोग भी उत्पादन करते हैं, बाद में तो ऐसे अंग्रेजों के कई नियम कानून भी हुए जो भारतीयों की आमदनी का जबरदस्ती लूट कर ले जाते थे, लेकिन फिर भी जब इन्होंने बताया उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों का वह हिस्सा जो लोग आमदनी कर रहे हैं उनके उपयोग के लिए नहीं बचा है, उनको छुपाकर बचाकर उसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर किया जा रहा है। तो ये वे महापुरुष थे जिन्होंने इस चीज को उजागर किया, भारतीयों को बताया कि हमारा शोषण हो रहा है। इनका प्रमुख सिद्धांत था धन निष्कासन का सिद्धांत। तो हम इनके लिए या इनके महत्व को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आज़ादी, हमारे स्वतंत्रता दिवस, इन सभी में इनका एक अभूतपूर्व योगदान है। इनके बाद भी समय समय पर भारत में कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपने तरीके से, अपने विचारों से संघर्ष किया, आंदोलन किए या क्रांतिकारी का आंदोलन भी किए और देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। इन सभी में अगर हम आज़ादी की कहानी या आज़ादी का इतिहास में देखें तो हमें 1857 की क्रांति, ये हमारे दिमाग में जरूर आएगी। सन 1857 की क्रांति, इसके पहले भी कई जगह छिटपुट विद्रोह हुए, सैनिक विद्रोह हुए, कई सन्यासी विद्रोह भी हुए, भील विद्रोह हुए, कई विद्रोह हुए, लेकिन वो इतने छोटे थे कि वो जन व्यापक नहीं बन पाए। लेकिन 1857 की क्रांति आज़ादी के इतिहास में एक खास स्थान रखती है। 1857 इसे उपनाम के रूप में कहा जाता है कि भारत के लिए वर्ष 1857 ने आज़ादी की अंगड़ाई ली। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारतीय आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए। एक जो सैनिक विद्रोह मंगल पांडे, ये हम जानते हैं, उसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया था, लेकिन ये व्यापक रहा। इसने देश में एक जागरूकता फैलाई कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना है और आज़ादी प्राप्त करनी है। क्योंकि ये जो सैनिक विद्रोह था वह छोटा था, इसे कुचल दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। इतिहास, आज़ादी का इतिहास हम 1 घंटे के वीडियो 1 दिन में बयां कर ही नहीं सकते। हम यहाँ बस कुछ खास चीज़ों पे बात करने आए हैं और यही बात हम लोग करेंगे। आपने एक कविता सुनी होगी, कविता या उससे अधिक अच्छा होगा हम दोहा कहें तो, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए है, उनके वीरता के लिए है।
जब हम ये बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति, जिसे आज़ादी की अंगड़ाई उपनाम भी दिया गया है, उस समय में ही जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। हम सभी उनकी कहानी जानते हैं, उनकी वीरता को जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से किस तरह लोहा लिया और अकेले ही अंग्रेजों पर कितनी भारी पड़ी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने आज़ादी के इतिहास में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, वो भी आज़ादी की कहानी में, आज़ादी के इतिहास में एक खास स्थान रखता है। तो सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। और हम ये भी जानते हैं उस टाइम पे मुस्लिम लीग ये भी एक खास संगठन था जिसने मुस्लिमों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः पाकिस्तान नाम के एक नए देश का भी उदय हुआ, जो भारत के विभाजन से उत्पन्न हुआ था। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई। भारत में जो भी भारतीय थे वे सभी तो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, सभी ने कुछ ना कुछ किया, जोर शोर से हिस्सा भी ले रहे थे। इस सभी का असर जो था वो उन भारतीयों पर भी पड़ा जो विदेशों में थे। अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय थे उन्होंने सम्मिलित होकर एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था गदर पार्टी। हम सभी जानते हैं गदर पार्टी के प्रमुख थे लाला हरदयाल, और ये पार्टी की शुरुआत किनके लिए हुई? अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों के लिए, ताकि वो इस पार्टी के माध्यम से यहाँ अपनी देश के आज़ादी की लड़ाई में योगदान दे सके, कार्यरत हो सके। तो ये एक खास घटना थी इस इतिहास में। फ्रेंड्स, जिस समय में हमारा देश स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहा था, उसी समय या उनके कुछ सालों पहले, कुछ सालों बाद कई अन्य देश भी ऐसे थे जो आज़ादी का संघर्ष कर रहे थे। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं था जो अंग्रेजों का उपनिवेशक देश था, बल्कि कई अन्य ऐसे देश थे जिन पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमाया था। उनमें से एक की बात करते हैं हम, आयरलैंड। आयरलैंड में भी स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था और वहां पर एक आंदोलन चलाया गया था, होम रूल आंदोलन, जिसका उनके आज़ादी के संघर्ष में खास प्रभाव पड़ा। और इसी से प्रेरणा लेकर भारत में बाल गंगाधर तिलक हम सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को, इनका नारा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड
आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसकी तर्ज पर, वहां से प्रेरणा लेकर इन दोनों ने भारत में अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से आंदोलन कर सके। तो बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल की, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। 23 अप्रैल 1916। और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916। अखिल भारतीय होम रूल लीग, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीगों की स्थापना अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर की। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में 23 अप्रैल 1916 को और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 को, और नाम रखा अखिल भारतीय होम रूल लीग। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। और इसकी खास बात यह है फ्रेंड्स कि इन्होंने, जैसा कि अब तक आजादी का जो संघर्ष चल रहा था वह सीधे सीधे था अंग्रेजों से भिड़कर, लेकिन इन्होंने इसके माध्यम से, इस लीग के माध्यम से यह उद्देश्य रखा कि हम ब्रिटिशों के अधीन रहकर शांतिपूर्वक ढंग से स्वाधीनता की मांग करेंगे, अर्थात अहिंसात्मक रूप से कहा जा सकता है। तो होम रूल लीग का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम ब्रिटिशों के अधीन रहकर ही शांतिपूर्वक ढंग से स्वाधीनता की मांग करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये एक महत्वपूर्ण कदम था हमारे आज़ादी के इतिहास में। इसके बाद और भी संघर्ष चलते रहे, जैसा कि हमने कहा ही कि यह संभव ही नहीं है कि हम पूरे अपनी आज़ादी के इतिहास को 1 घंटे, कुछ दिनों या कुछ समय में पूरा कर सकें। हम कुछ खास घटनाओं को देख रहे हैं, तो आप इस पे माइंड मत करिएगा। हमारे बातचीत का मुख्य उद्देश्य था कि हम इस आज़ादी के महोत्सव को अधिक से अधिक महसूस कर सकें। इसके बाद जैसा कि 1916 में ये होम रूल लीग के स्थापना की बात हमने की, 1919 के बाद 1919 से 1947 तक का जो आज़ादी का युग होता है उसे गांधी युग नाम दिया जाता है, क्योंकि इस बीच भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। गांधी जी एक ऐसे चमकते हुए सितारे थे जिन्होंने भारत को आज़ादी के सूरज से जगमगाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो इसके बाद जो आज़ादी के संघर्ष का तीसरा चरण शुरू हो जाता है वह है गांधी युग। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इस दिन को 9 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष एक खास दिवस मनाया जाता है। वह क्या खास दिवस होता है, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। तो यदि आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ गांधी जी
भारत में लौटते हैं और आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़ते हैं और उनके महत्व, उनकी भूमिकाओं और उनके योगदानों के कारण इस पूरे युग को ही गांधी युग कहा जाता है। और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गांधी जी को सम्मान देने के लिए कितना सटीक शब्द है। भारत आने के बाद गांधी जी की प्रेरणा, उनके सहयोग और उनके नेतृत्व से कई आंदोलन हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक खास योगदान दिया और अंग्रेजों की जो जड़ें जम चुकी थी भारत में, उन जड़ों को हिलाने में भी एक खास काम कर गए गांधी जी के ये आंदोलन। इन आंदोलनों के नाम हम सभी जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सभी ने अपना प्रभाव बहुत सही तरीके से दिखाया। इसके बाद हम यहाँ 1916 में देखें। 1916 में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यह हमने अभी देखा था। और यहाँ भी जो इस संगठन से जुड़े हुए लोग थे वे दो भागों में लगभग बट गए थे। हमने भी कहा ही कि कईयों ने आज़ादी का संघर्ष हिंसात्मक रूप से किया और कईयों ने अहिंसात्मक रूप से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े लोग भी दो भागों में बट गए थे। एक नरम पंथ और दूसरा गरम पंथ। और 1916 में एक खास घटना होती है, ये दोनों ही पंथ के लोग फिर से एक बार एक साथ हो जाते हैं, एक साथ एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा लेते हैं। तो ये एक खास समय था जब इस खास संगठन के लोगों में आपस में एकता आई थी, इसलिए इसे एकता का वर्ष भी कहा गया है या इसे एक उपनाम दिया गया है, एकता का वर्ष। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि यदि भारत को आज़ादी मिली तो तभी मिली जब सभी भारतीय एकजुट हुए, क्योंकि जब तक वो अलग अलग होकर अपने अपने तरीकों से छोटे छोटे विद्रोह करते रहे तब तक अंग्रेजों या उनके प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो एकता हमारे देश की आज़ादी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी ये हम सभी जानते हैं। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथ और गरम पंथ, ये दोनों पंथ आपस में एकजुट होकर फिर से आगे की लड़ाई के लिए प्रेरित हुए। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था और जिसकी शुरुआत लगभग खिलाफत आंदोलन से ही हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था इस असहयोग आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए कि जल्द ही अब भारत आज़ाद होने वाला है। लेकिन बीच में एक दुखद घटना हुई कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी के इस निर्णय के पीछे या असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे एक खास वजह थी। वो दुखी हुए थे, वो भारत को अहिंसात्मक तरीके से आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे और असहयोग आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक स्वरूप में ही था। परंतु बीच में एक घटना होती है, कुछ किसानों जो कि अपने दल में नारेबाजी कर रहे थे, एकजुट थे, वहाँ पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की, उन्हें भगाने की या वितरित करने की कोशिश की और क्रोध में आकर, गुस्से में आकर उन लोगों ने उस पुलिस चौकी को जला दिया, जिससे एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मी वहाँ जल जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस चीज से गांधी जी को बेहद दुख होता है और वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। भारत के
तत्कालीन समय के कई नेतृत्वकर्ता, कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया, परंतु गांधी जी का बहुत जोरदार विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि सभी उनका बहुत सम्मान करते थे और कईयों को यह विश्वास था कि उनके इस निर्णय के पीछे कोई सही या कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होगा। तो असहयोग आंदोलन इस तरह खत्म हो जाता है जो पूरी तरह अपने मंजिल को पा नहीं पाता, क्योंकि बीच में एक दुखद घटना हो जाती है। इसके बाद हम जब संविधान पढ़ते हैं तो एक रिपोर्ट पढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट, जो वर्ष 1928 में प्रस्तुत की गई थी। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण, चूंकि कांग्रेस एक प्रमुख संगठन था भारतीयों के नेतृत्व के लिए, तो कांग्रेस भी विरोध कर रहा था और कांग्रेस ही नेता थे, नेतृत्व करता थे उस टाइम पे। तो अंग्रेजों ने उन्हें एक चुनौती दी कि तुम अपने संविधान का निर्माण करो जो सर्वसम्मति और सहमति से हो, सभी दल इससे सहमत हो, ऐसे संविधान का निर्माण करो। यदि कर लिया तो उसी अनुसार फिर कानून बनेंगे। भारत के नेतृत्वकर्ताओं में बीच में आपस में बैठक हुई, कमेटी बनी और इसके अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू जी। हम सभी जानते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन आया था जिसका विरोध हुआ और 1927 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह चुनौती मिली थी और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 10 अगस्त 1928 को अगस्त 1928 को उन्होंने अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें से एक मांग महत्वपूर्ण थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। इस रिपोर्ट की मांगों को अंग्रेजों ने पूरी तरह माना तो नहीं, लेकिन हाँ, भारतीयों ने यहाँ यह साबित कर दिया कि वो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए अब पूरी तरह सक्षम हैं और उनका यह कार्य या उनका यह ज्ञान अंग्रेजों को या अंग्रेजों के मन में बैठे डर को बढ़ाने के लिए काफी असरदार साबित भी हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर वर्ष किसी एक स्थान पर अधिवेशन हुआ करता था। इन अधिवेशनों में, चूंकि हम आज़ादी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो एक अधिवेशन होता है 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसे कहा जाता है। यह 1929 में हुआ था। इसमें लक्ष्य रखा गया था पूर्ण स्वराज्य का। अब तक आजादी का स्वरूप, आजादी की मांग कुछ और थी, लेकिन यहां निर्धारित किया गया कि अब हमें पूरी तरह पूर्ण स्वराज्य हमारा चाहिए। अब हमारे देश पे किसी का भी कोई नियंत्रण किसी विदेशी का ना हो। तो ये खास अधिवेशन था आजादी के इतिहास में 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसका उद्देश्य रखा गया था पूर्ण स्वराज्य। और यहाँ स्वराज के लिए एक झंडा भी फहराया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को
जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी डेट क्या है? 31 दिसंबर 1929 को। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जो कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वाधीनता का झंडा फहराया था। यहाँ यह तथ्य भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन के लिए गांधी जी को अध्यक्ष चुना था, लेकिन गांधी जी ने खुद अध्यक्ष बनना नहीं माना, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया और फिर इस अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू जी बने और उन्होंने ही इस अधिवेशन में एक लक्ष्य रखा, पूर्ण स्वराज्य का और पूर्ण स्वाधीनता का झंडा भी फहराया था। इसके आगे हम देखते हैं 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 इस दिन सभी महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं भारतीयों ने मिलकर एक दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में उन्होंने मनाया था। उस समय अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने इस दिन को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था कि अब हम आज़ाद ही रहेंगे, किसी भी तरह से गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा यदि हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते समय ये जरूर आता होगा, हमें पता है कि हमारा संविधान सभा द्वारा बनकर तैयार 26 जनवरी 1950 से कुछ समय पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ इंतजार करके फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ इतिहास में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसी को याद रहने के लिए या इसके महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू होता है। आगे हम देखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध बीत चुका था और 1929-30 के आसपास या इन समयों में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी दुनिया पर बढ़ रहा था और तेजी से बढ़ रहा था। जापान की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असर पड़ा, दबाव पड़ा और सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने ब्रिटेन पर यह दबाव बनाया कि वे अब भारत को स्वाधीन कर दें। एक तरफ तो भारतीयों के आंदोलन, भारतीयों के संघर्ष, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी दबाव। ब्रिटेन अब मजबूर हो रहा था कि कोई बीच के रास्ते निकाले जाएं, तो उसने एक मिशन, क्रिप्स मिशन, इसका गठन किया, एक कमेटी बनाई और इसे भारत में कुछ सुझावों और कुछ प्रस्तावों के साथ भारत में भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो पूरी तरह भारतीयों के अनुरूप नहीं थे या उनकी स्वाधीनता के लिए पूरी तरह नहीं था। क्रिप्स मिशन को ठुकराने के बाद भारत में एक और आंदोलन की शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हम सभी जानते हैं कि ये भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष में एक अंतिम महालड़ाई थी। अंतिम महालड़ाई, इसके बाद भी संघर्ष हुआ, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं अंतिम महालड़ाई। एक बड़ा आंदोलन था, व्यापक रूप से पूरे भारतवर्ष में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। इस आंदोलन ने ही, चूंकि ब्रिटेन पर दबाव निरंतर बन रहा था,
भारतीयों के संघर्ष से भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी उस समय पे इस आंदोलन का होना ब्रिटेन की जड़ों को कमजोर करने में बहुत ही असरदार साबित हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वह अगस्त में ही हुई थी। तो इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस टाइम पर महात्मा गांधी जी ने हरिजन, जो कि उनके द्वारा प्रकाशित एक अखबार था, उसमें उन्होंने लिखा था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित करके जाओ। उन्होंने एक लेख लिखा था हरिजन में 5 जुलाई 1942 को। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है। (1946) में कैबिनेट मिशन कुछ प्रस्तावों के साथ भारत में आता है, जिसे भारतीय स्वीकृत भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक निर्वाचन की पद्धति का सुझाव दिया जाता है जो उनके अनुसार होता है, और उस निर्वाचन के बाद संविधान सभा का निर्माण करें मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारत के नेतृत्वकर्ता, और संविधान सभा अपना कानून तैयार करे। जब कानून तैयार हो जाएगा तो फिर अंतरिम सरकार तैयार की जाएगी। तो कैबिनेट मिशन को भारतीयों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, और वहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, और उसी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के फलस्वरूप भारत की संविधान सभा निर्मित होती है। भारत की संविधान सभा निर्मित होती है। इसी बीच मुस्लिम लीग, जो कि भारत का विभाजन चाहता था भारत और पाकिस्तान में, उसने इसका विरोध किया कि क्योंकि यहाँ यह प्रावधान नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा, तो उसने विभाजन की मांग करते हुए इसका विरोध किया। अंततः माउंटबेटन योजना, जिसे मन बाटन योजना भी कहा जाता है, यह लाया गया, और इसके माध्यम से यह स्वीकृत किया गया कि जून 1948 में भारत और पाकिस्तान 2 देश या 2 डोमिनियन से विभाजित किए जाएंगे। यहाँ तक ये रहा। भारत की संविधान सभा निर्मित होती है अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा, और यह संविधान सभा के पहले जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक और दूसरी बैठक, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये हमें अच्छे से याद भी होना चाहिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी। और पहली बैठक कब हुई ये भी। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। इसके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा बैठक हुई, यह पूरी तरह निर्मित हुई, और इसके बाद माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया। अंततः एक और अधिनियम पारित होता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम।
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत वह प्रावधान होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत 14-15 अगस्त 1947 को, केवल 15 अगस्त नहीं, 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट में विभाजित हो जाएंगे और जो देशी रियासतें अभी स्वतंत्र हैं वे यदि स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो स्वतंत्र रहेंगे, यदि भारत में खुद को विलय करना चाहते हैं तो भारत में विलय हो जाए, यदि वे पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में हो जाए। और ये लगभग 532 रियासतें ऐसी होती हैं जो अधिकतर भारत में ही शामिल हो जाते हैं, कुछ पाकिस्तान में शामिल होते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यह प्रावधान होता है और अंततः अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अर्थात 12 बजे भारत को भारतीयों के नेतृत्वकर्ताओं को सौंपा जाता है अंग्रेजों के द्वारा और इस समय भारत पूर्ण रूप से स्वाधीन होता है। और इस स्वतंत्रता के जो संपन्नता होती है वह जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक भाषण दिया जाता है, भाग्य के साथ प्रयास। ये नाम याद रखिएगा, उन्होंने भाषण दिया था अपने स्वतंत्रता के समय पर अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे जब झंडा उन्होंने फहराया और एक भाषण दिया जिसका नाम था भाग्य के साथ प्रयास। और अगली सुबह 15 अगस्त 1947 या मध्य रात्रि 12 बजे, तो ये भी 15 तारीख ही आ जाती है, इसलिए तब से प्रतिवर्ष 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अनेकों प्रयासों, अनेकों कठिनाइयों, अनेक संघर्षों के बाद भारत को आजादी का सूरज और आजादी के सूरज की रोशनी प्राप्त हुई। यहाँ हम फिर से कहना चाहेंगे कि हम कुछ समय में इसे पूरी तरह वर्णित नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ हम भावनाएं समझ सकते हैं कि कितने कठिन प्रयासों के बाद देश को आजादी मिली। ये राजनीतिक पक्ष था और अब हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं। अब हम पूरी तरह आजाद हैं, हम 75वां वर्षगांठ आजादी का मना भी रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ स्थितियां सोचनीय हैं। हम आज के दिन कोई दुखद बातें नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वास्तविकता को जानना हमारा कर्तव्य भी है और जरूरी भी। अंग्रेजों से आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो हम क्या आजाद हैं? क्या हम आजाद हैं? फ्रेंड्स, हम अपने भारतीय व्यवस्था में देखें तो पूरा समाज दो वर्गों में बट गया है। एक तो शोषक, दूसरा शोषित। शोषक वर्ग जो अपने से कमजोर, फिर चाहे वह आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या किसी भी रूप से हो, अपने से कमजोर वर्ग को शोषण कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, उसे लूट रहा है, परेशान कर रहा है, वह वर्ग है शोषक वर्ग। और शोषित जो
सभी अत्याचारों को सह रहा है, ना चाहते हुए भी उसे सहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हम सभी जानते हैं समाज में है। फिर कोई अमीर गरीब को सताता हो, कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति को सताता हो, यह भी शोषण ही है। फ्रेंड्स, जिस समय आज़ादी हमें मिली उस टाइम पर शोषक वर्ग में जो अधिकतम था, या शोषक या शोषण में जो भी थे, जो खाई थी वह थी ऊंच नीच की, उच्च जाति निम्न जाति, जातियों की खाई थी। वह तो सरकार ने अनेक प्रयास किए, अनेकों कानून आए, अनेकों प्रतिबंध लगे, तब जाकर अब लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, अमीर गरीब की खाई। और जब तक ये ठीक नहीं होगा फ्रेंड्स, तो सोचिए क्या हम वास्तव में आजाद हो गए हैं? एक सामान्य सा उदाहरण हम कहना चाहेंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं किस जगह से है पता नहीं, लेकिन हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से हैं, जहां भारत की महारत्न कंपनी एनटीपीसी कार्यरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें कार्यरत जो प्राइवेट सेक्टर के मजदूर हैं, जिनको सरकार के रूप से, सरकार की तरफ से तो मंथली 16,000 रुपए मिल रहे हैं। हम कोई खास डाटा नहीं कह रहे, बस एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। और ऐसा है, अगर आप ऐसी जगह या इस जगह के होंगे तो आपने भी देखा समझा होगा, सरकार की तरफ से उसे 16,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन वह मजदूर व्यक्ति या वह श्रमिक को अपने खाते से उस पैसे को निकालकर आधी रकम लगभग अपने ठेकेदार को देनी पड़ती है। सरकार की दृष्टि में तो उसे 16,000 मिल रहे हैं, लेकिन आधी से भी ज्यादा रकम वह फिर निकालकर ठेकेदारों को दे देता है। उसे देना पड़ता है, नहीं तो उसे काम नहीं मिलेगा, ठेकेदार उसे काम पर नहीं रखेगा। तो ये कैसी स्थिति है, सोचिए, समझिए। आजादी का जश्न हम मना रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, लेकिन तब यह जश्न कई गुना अधिक बढ़ जाएगा, तब यह खुशी कई गुना अधिक बढ़ जाएगी जब हम आंतरिक रूप से भी अपने देश को पूरी तरह आजाद बना लें। हमारा यहाँ कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं कि हम सोचें कि समाज को बदलना होगा। समाज तब बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। तो आज के दिन केवल एक संकल्प लें कि हम जितना संभव हो सके इस खाई को मिटाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की फिर से पुनः बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारा जो ये आज़ादी का दिवस है वह निरंतर अमर बना रहे। और मेरी एक और आशा है कि भविष्य में हमारे देश की आज़ादी आंतरिक रूप से भी महत्वपूर्ण आज़ादी हो। धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस।